हेलो फ्रेंड्स, आज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 71B की एप्लीकेबिलिटी को समझेंगे। किन परिस्थितियों में 71B एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि CNT एक्ट का सेक्शन 71B क्या है। पेनल्टीज है। इफ एनी लैंड इज ट्रांसफर्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 46 और any other provision of this act or by fraudulent method and is held or cultivated by any other person with the knowledge of such transfer, he shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both, and in case of a continuing offence to a further fine not exceeding 50 rupees for each day during which the offence continues। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 71B यदि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भूमि का हस्तांतरण सेक्शन 46 या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन में या किसी धोखाधड़ी के से की गई हो तो भूमि के हस्तांतरण करने के लिए दंड का प्रावधान रखता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को धारा 71B के तहत दंडात्मक प्रावधानों पर निर्णय देने का अधिकार है। इसमें दंड के अधिनियम अधिकतम सीमा 3 वर्ष इम्प्रिजमेंट है और अधिकतम 1,000 रुपये की राशि का फाइन का प्रावधान है। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन और पलामू डिवीजन, इन क्षेत्र में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कवर करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य लोकल ट्राइब्स मेंबर्स की भूमि के हस्तांतरण को रोकना है। इसे और सख्त बनाते हुए बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के द्वारा CNT एक्ट के प्रावधानों में सेक्शन 71A और सेक्शन 71B को जोड़ा गया था। CNT एक्ट की धारा 71A उपायुक्त को ऐसी भूमि से हस्तांतरित व्यक्ति को बेदखल करने और रैयत को कब्जा बहाल करने के लिए अधिकृत करती है यदि हस्तांतरण सेक्शन 46 या CNT एक्ट के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन से किया गया हो। इस प्रावधान के पूर्व में शेड्यूल एरिया रेगुलेशन के बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा ऐसे मामलों को दायर करने की अधिकतम सीमा 12 वर्ष थी। अर्थात 12 वर्ष की अवधि तक ही मामले को उपायुक्त के पास ला सकते थे, लेकिन इस प्रावधान को लाकर शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत इसकी सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई। इसी उद्देश्य से लिमिटेशन एक्ट में भी सुधार किया गया और आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सुधार करते हुए शेड्यूल एरिया में केस दायर करने की सीमा 30 वर्ष कर दी गई। एक बात और है, इस प्रावधान को शेड्यूल एरिया में और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब मेंबर पर ही लागू किया गया है। इसके अलावे अन्य क्षेत्र में केस दायर करने की अधिकतम सीमा 12 वर्ष ही तय है। यानी जो क्षेत्र शेड्यूल एरिया में नहीं आते वहाँ ऐसे मामले 12 वर्ष के अंदर ही लाने का प्रावधान है, ना कि 30 वर्ष। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 में अन्य राज्यों के शेड्यूल एरियाज़ को डिफाइन करते हुए झारखंड के भी शेड्यूल एरिया का लिस्ट दिया गया है।
इस प्रावधान में एक बात महत्वपूर्ण है कि दंड का प्रावधान सेक्शन 71B के इनैक्टमेंट के बाद किए गए हस्तांतरण पर ही लागू होगा। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 दिनांक 8/2/1969 8 फरवरी 1969 को लागू किया गया था। अर्थात 8 फरवरी 1969 के पहले किए गए हस्तांतरण पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। साथ ही यह भी होना चाहिए कि भूमि का हस्तांतरण धारा 46 के अधिनियम या अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए या धोखाधड़ी के तरीके से की गई हो, तभी ये प्रावधान लागू होगा। इसे ऐसे समझते हैं कि यदि एक आदिवासी समाज की भूमि किसी सामान्य वर्ग को वर्ष 1968 में हस्तांतरित की गई, 1968 में, 1969 में सिविल रेगुलेशन एक्ट लाया गया, 1968 में हस्तांतरित किया गया था, तो क्या होगा? प्रावधानों का उल्लंघन या धोखाधड़ी जैसे भी हो, उस हस्तांतरण पर सेक्शन 71B एप्लीकेबल नहीं होगा। 71A एप्लीकेबल होगा, 71B एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ तक सेक्शन 71A की एप्लीकेबिलिटी का प्रश्न है, अगर भूमि का हस्तांतरण बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 के लागू होने से पहले की गई थी, तो यह देखना होगा कि दिनांक 8/2/1969 के पहले 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई थी या नहीं। अगर 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई थी तो उस हस्तांतरण पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 12 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई तो उस पर 30 वर्ष के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लागू हो जाएगा। यानी 1969 में बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन के आने के बाद सेक्शन 71A और सेक्शन 71B को इनैक्ट होने के बाद यदि ये देखना है कि उस पर ये एप्लीकेबिलिटी होगी कि नहीं, तो 71A की एप्लीकेबिलिटी के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर पीछे से 12 वर्ष पूरा हो चुका है इस एक्ट के आने के पहले, इस सेक्शन के आने के पहले, तो उस पर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर इस 12 वर्ष पूरा नहीं हुआ, 11 वर्ष पूरा हो गया, 10 वर्ष पूरा हो गया, यानी 12 वर्ष पूरा नहीं हुआ, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी 30 साल तक उसकी बढ़ जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यदि एक आदिवासी समाज की भूमि किसी सामान्य वर्ग को वर्ष 28/4/82 के पहले हस्तांतरित किया गया हो, दिनांक याद रखिए 28/4/82, इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बताते हैं क्यों। 28/4/82 के पहले हस्तांतरित किया गया हो तो क्या होगा? छोटा नागपुर टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट 1982 दिनांक 28/4/1982 को लागू हुआ था। यही वो तारीख है। और इस कानून की एप्लीकेबिलिटी का क्षेत्र म्यूनिसिपल एरिया में बढ़ा दिया गया था। इसके पहले कानून म्यूनिसिपल एरिया में लागू नहीं था। तो यदि म्यूनिसिपल एरिया के अंतर्गत इस प्रकार का हस्तांतरण 28/4/1982 के पहले हुआ तो वहाँ सेक्शन 71B का प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय भूमि का हस्तांतरण हुआ उस समय CNT एक्ट की एप्लीकेबिलिटी म्यूनिसिपल एरिया में नहीं थी। म्यूनिसिपल एरिया में इसका विस्तार तो 1982 में हुआ, 1982 के अमेंडमेंट से हुआ। तो इस हस्तांतरण पर सेक्शन 71B का प्रावधान यानी पेनल्टीज का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसको थोड़ा हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 से समझते हैं, उससे जुड़ा हुआ मामला है। आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been
inflicted under the law in force at the time of commission of the offence. Constitution of India Article 21 रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उस कार्य को किए जाने के समय अपराध नहीं था। जिस समय कार्य किया गया वो कार्य उसमें अगर अपराध नहीं था तो उसके लिए उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को उन कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है जो घटित होने पर कानूनी थे। जिसमें घटना घटी, जिसमें कार्य निष्पादन किया गया, उसमें वो कानूनी था, लेकिन बाद में कानून में संशोधन के द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया गया। तो जिस समय में कार्य किया गया उस समय तो वैध था वो। तो ऐसी स्थिति में उस कार्य के लिए उसको आरोपित या दंडित नहीं किया जा सकता है। अब यदि देखा जाए तो सेक्शन 71B के एप्लीकेबिलिटी का निर्णय करने से पहले ये देखना होगा कि क्या उस समय इस क्षेत्र में सेक्शन 46 एप्लीकेबल था या नहीं, क्योंकि सेक्शन 46 के कंट्राडिक्शन में ही अगर ट्रांसफ़र होता है उसी को वॉइड माना जाता है। उसी पे रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, उसी पे सेक्शन 71A एप्लीकेबल होता है, उसी पर सेक्शन 71B एप्लीकेबल होता है। और आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अगर जो जिस समय में कि कार्य किया गया उस समय अगर कानून उसको वैध कहता था, कानून में उसको अवैध नहीं घोषित किया गया था, तो उस पर उस कार्य के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ ये देखना पड़ेगा कि जिस समय में कि ट्रांसफ़र किया गया इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 46, उस समय में सेक्शन 46 म्यूनसिपल एरिया में एप्लीकेबल था या नहीं। यानी म्यूनसिपल एरिया में छोटा नगरपालिका टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1882 लागू होने के पहले CNT एक्ट लागू नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के प्रावधान के अनुसार CNT एक्ट 71B के प्रावधान उस क्षेत्र पे लागू नहीं होंगे। क्लियर है? इस चैनल के माध्यम से मैं लॉ के संबंधित जानकारी देने का प्रयास करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर करते रहें, ये जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।